जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है जी हमारा थर्ड लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके मेन फीचर्स को हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। तो अभी हम फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो की कंपोनेंट्स थे, फेडरल एग्जेक्टिव है, फेडरल लेजिस्लेचर है और फेडरल कोर्ट, इनकी स्कीमिंग करते हैं, इनका ओवरव्यू लेते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन कर रही थी। तो सबसे पहले फेडरल एग्जेक्टिव को देखते हैं। तो इसमें जिस तरह से हमने पहले ज़िक्र किया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का, हिज हर मैजेस्टी का, किंग ऑफ इंग्लैंड का, वो रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन जो है वो ओवरऑल एक उसका सुपरवाइजरी रोल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और गवर्नर जनरल के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया वो काम कर रहा था। तो गवर्नर जनरल जो है उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जब भी अपॉइंट किया जाता था तो क्राउन की तरफ से इशू किया जाता था, जिसमें उस गवर्नर जनरल की पावर्स, उसकी जुरिस्डिक्शन, उसकी अथॉरिटी कि वो किस हद तक, किन मैटर्स में किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है और उसकी पावर की क्या लिमिटेशंस हैं, किन मामलात में वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जारी किया जाता था, जिसमें उसको डायरेक्शंस भी होती थी कि आपने ये जो गवर्नेंस है इसको किस तरह से लेके चलना है और किस तरह से मामलात को डील करना है। अच्छा, इसके अलावा जो फेडरल एग्जेक्टिव थी उसकी जो अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उसमें दो तीन चीज़ें प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। नंबर वन तो ये कि फेडरल जो एग्जेक्टिव है दैट इज़ बाउंड टू मेक लॉज टू लेजिस्लेट इन द फेडरल लेजिस्लेचर for the federation on those matters which are outlined and prescribed in the federal legislative list as we discussed before, जिसमें which include finance, defense, foreign affairs, interior affairs and other major issues। उसके ऊपर फेडरल एग्जेक्टिव ने फ्रॉम टाइम टू टाइम, रीडिंग द नीड ऑफ टाइम, दे आर बाउंड टू मेक लॉज टू ब्रिज द गैप in the society and to provide the ultimate solutions for the problems। उसके बाद सेकंड ऑब्लिगेशन जो फेडरल एग्जेक्टिव की थी वो ये थी, दे आर लायबल टू रेज मिलिट्री, एयर फोर्स एंड नेवल फोर्स फॉर ब्रिटिश इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। उसके लिए बजट की एलोकेशन और उसकी रेजिंग के लिए वो सारी ज़िम्मेदारी जो है वो फेडरल एग्जेक्टिव की थी। इसके अलावा किंग्स फोर्स जो है अलॉन्ग विद दी मिलिट्री, एयर फोर्स और नेवल, किंग्स फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी भी फेडरल एग्जेक्टिव वो एक्सरसाइज कर रही थी। इसके अलावा फेडरल एग्जेक्टिव के पास ऐसी तमाम पावर्स और अथॉरिटीज़ भी थी which may be conferred by the crown from time to time by means of any treaty, grant, usage, sufferance or otherwise in relation to the tribal areas। ट्राइबल एरियाज़ के हवाले से फ्रॉम टाइम टू टाइम क्राउन की तरफ से अगर कोई डायरेक्शन आती थी तो उसको एक्सरसाइज करने की ज़िम्मेदारी भी फेडरल एग्जेक्टिव की थी। अब जी हम स्विफ्टली मूव करते हैं फेडरल लेजिस्लेचर के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो फेडरल लेजिस्लेचर जो इस्टेब्लिश की गई थी, दैट वाज बाई कैमरल। आई मीन टू से इट गॉट टू हाउसेस, ऑल टुगेदर इट गॉट थ्री कंपोनेंट्स। नंबर वन द किंग, नंबर टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ असेंबली। तो ये तीन किंग को डेफिनेटली जो है वो ही वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नर जनरल, और इसमें इसके अलावा दो हाउस थे, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ असेंबली।
The Council of State consisted 156 representatives of British India, out of which 104 representative of Indian states. 156 जो है वो टोटल रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश इंडिया के, जिनमें से 104 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इंडियन स्टेट्स के थे। इन 156 में से भी जो है वो 150 जो सीट्स थी वो एलोकेट की गई थी गवर्नर्स को और प्रोविंसेस को और चीफ कमिश्नर्स को, कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोविंसेस की थी और वहाँ से लोग इलेक्ट होके आएंगे प्रोविंसेस से। 156 में से 150 सीट्स दे वर एलोकेटेड फॉर द प्रोविंसेस, आउट ऑफ विच 75 वर द जनरल सीट्स, 6 वर reserved for scheduled castes, 4 in the Punjab for 6, 49 for Muslims, 6 for women, 7 for Europeans, 2 for Indian Christians and 1 for Anglo-Indian. While remaining 6 seats out of 156, they were to be filled as per the discretion of the Governor General of India, and the nominee of the Governor General of India, they would fill these seats, and on these 6 seats there was no need of any election. अगर हम इसकी बात करें कि जी इस काउंसिल ऑफ स्टेट की टर्म कितनी थी, तो इसकी कोई फिक्स्ड टर्म नहीं थी, ये एक परमानेंट बॉडी थी which never dissolves. However, 1/3 of its members they would resign after every 3 years. ठीक है ना जी, हर 3 साल बाद इसका 1/3 हिस्सा जो है 156 सीट्स का that would be vacated and fresh representatives would be brought there on behalf of the removed representatives. इसके बाद अगर हम हाउस ऑफ असेंबली की बात करें तो इट कंसिस्ट्स 250 सीट्स, नॉट मोर दैन 125 सीट्स फॉर इंडियन स्टेट्स। तो इसकी टोटल जो सीट्स थी वो 250 थी, जिनमें से 50% रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोविंसेस को दी गई थी। 125 सीट्स जो हैं वो इंडियन स्टेट्स के लिए थी और बाकी 125 स्टेट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की होंगी, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है वो प्रोविंसेस की नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू फेडरेशन। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बरअक्स हाउस ऑफ असेंबली का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड था विच वाज 5 years। तो 5 साल के बाद इट वुड ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व। द गवर्नर जनरल कैन समन, प्रोरोग, adjourn or dissolve the assembly at any time। ये एक गवर्नर जनरल को बहरहाल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक इख्तियार दिया गया था कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन ही कैन डिज़ोल्व द असेंबली सिंगल हैंडेडली, he can dissolve the chosen representatives of the people of India by one stroke of pen. Okay, and both the Council of State and House of Assembly, both of them, they would elect their president and a speaker who would work there for a specific time period. तो ये तो जी बात हो गई बाई कैमरल लेजिस्लेचर की। उसके बाद हम बात करते हैं फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट, जैसे कि हमने बात की कि इस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन में कोई एम्बिग्विटी आती है, कोई एब्जर्शन ये कॉज करती है कोई भी प्रोविजन, तो फेडरल कोर्ट जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। और द फेडरल
court will keep an eye on any inconsistent legislation, act or omission of the executive or of the legislature or of any other institution or department of the government of India which goes beyond the provided limitations of the constitution. This is the responsibility of the federal government to declare that null and void. तो ये एक इसकी ऑब्लिगेशन थी. दूसरा ये एक दिस वाज ए फोरम फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स यूनिट्स ऑफ फेडरेशन. दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो डिस्प्यूट्स अराइज होंगे लेजिस्लेशन के हवाले से, एग्जेक्टिव के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से या टेरिटोरियल या अदरवाइज एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट विच मे अराइज among two provinces or among two institutions or two units or among a federation and a province, that would be settled and decided by the federal court. The federal court was a competent forum in this regard. इसकी अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो जी इसमें एक सिविल जज साहब थे, सॉरी इसमें एक चीफ जस्टिस था और इसमें 6 जो थे वो प्यूनी जजेस थे, सीनियर मोस्ट जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट्स. दे वर द पार्ट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट and these judges were to be appointed by the king and the maximum age for them was to be 65. अब अगर इसमें अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया की बात की जाए तो for appointment to the seat of judge of federal court, this was necessary for a person to be a judge of high court for at least 5 years, number one. Alternatively, he should have been a barrister in England for 10 years. Alternatively, he or she should have been the member of Faculty of Advocates, Scotland for 10 years. And lastly, he or she could have been the pleader for 10 years in British India in High Court. तो ये रिक्वायरमेंट्स थी एक जज के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए. अच्छा जी, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फेडरल कोर्ट थी इसके जजेस की रिमूवल का क्राइटेरिया भी बयान किया गया था. दे कैन बी रिमूव्ड बाय द किंग और क्राउन by His Majesty if so is recommended by the Judicial Committee of the Privy Council, and if there is any complaint of misconduct or if there is any disciplinary violation on the part of a judge of Supreme Court, any allegation of corruption or otherwise, the matter can be brought to the Judicial Committee of the Privy Council, who would investigate the matter in assertive or in negative outcome, and then it would suggest to the crown in this regard whether it is the case of removal or it is a false case. तो जो क्राउन था वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल वो उसको रिमूव कर सकता था. बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसका के मेंबर हमारे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस होते हैं, वो भी इसी तरह से इन्वेस्टिगेट करके वो रिकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. अगर हम ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें जी तो सुप्रीम जो फेडरल कोर्ट थी इसकी 3 तरह की ज्यूरिस्डिक्शन थी. एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन थी, दूसरी एपिलेट थी और तीसरी एडवाइजरी थी. ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन फेडरल कोर्ट की उन तमाम मामलात में थी where the Constitution of the British India 1935 Act is demanding any type of interpretation, explanation, and any provision of it is causing any type of absurdity or confusion or offering multiple interpretations,
and it is unclear that which of these two interpretations is true. Then the Federal Court of India, it got original jurisdiction to decide so. Secondly, if any dispute arise among the two constituent parts of the federation, two provinces, or federation and province, or two departments, or two governments, or two assemblies, or if it is a matter of violation of fundamental rights, then again the federal court got the original jurisdiction to decide the matter. Number two, the court also got appellate jurisdiction. It can hear the appeals against the decisions of High Court in civil and criminal matters, and the judgment of the federal court would be considered as final and conclusive. No appeal can fall against its decision, only you can file a review or revision petition in the same court. After appellate, the third type of jurisdiction which it got, that was advisory. It can advise to the federal government on any matter which is related to the public interest or which is affecting the public at large, or alternatively the federal government, the federal executive, it can also write to the federal court where it is intended to seek legal guidance on any matter pertaining to the interpretation of constitution, interpretation of any law, or implementation of any policy. So these three types of jurisdiction it has got. So that's it for today, I think. So we covered the Government of India Act 1935 completely. Hope you understand it. I would welcome your questions on it. You can ask me anytime through the class groups which we have already created. Send me your questions by voice note, and I would reply to that in the same way. Thank you very much.